नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 110 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ के भाग 1 में हमने 3 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया था। तो यदि आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लो, ताकि जो 3 क्वेश्चनों के आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आज की वीडियो में अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। जो ये क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 9 से है, और अगर प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो कई बार ये पेपर में आया हुआ है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि जब ब्रिटिशर्स लोगों ने भारत को अपने नियंत्रण में किया तो उन्होंने कृषि का व्यवसायीकरण किया, और इस चीज़ का भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले मैं आपको कृषि का व्यवसायीकरण क्या होता है ये समझा देता हूँ। तो देखो क्या होता है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उससे पहले जो हमारे किसान थे वो खाद्यान्न फसलों को उगाते थे। खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाने के उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे गेहूँ उगाते थे, चावल उगाते थे, ज्वार बाजरा उगाते थे। तो यानी ऐसी फसलें जो खाने के लिए उगाई जाती हैं वो खाद्यान्न फसलें होती हैं। अब जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने व्यापारिक खेती को बढ़ावा दिया। अब व्यापारिक खेती क्या होती है? वो फसलें जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाए, जैसे गन्ना। अब देखो जो गन्ना है ये एक व्यापारिक फसल है, क्योंकि देखो जब आप गन्ना उगाओगे तो सारा गन्ना खा के तो नहीं खत्म कर सकते। तो इसके लिए क्या है, आप गन्ने को बेचोगे, चीनी मिल में जाएगा, फिर उससे चीनी बनेगी। नील भी कैसी है? एक व्यावसायिक खेती है। तो कपास कैसी खेती है? व्यावसायिक खेती है। तो जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने खाद्यान्न की जगह व्यापारिक फसलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया तो उसका भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलों में अंतर आप समझ चुके होंगे। तो ऐसी फसलें जो खाने योग्य होती हैं वो खाद्यान्न फसलें होती है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ज्वार बाजरा मक्का, ये सब खाद्यान्न फसलों में आती है, सरसों वगैरह। लेकिन जो व्यापारिक फसलें हैं इन्हें व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है, जैसे चाय, जूट, कपास, गन्ना, नील, तंबाकू, ये सब कैसी खेती हैं? ये सब व्यापारिक फसलें हैं जिनका सिर्फ व्यापार ही किया जाता है। तो जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने कृषि का व्यवसायीकरण किया, और जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने देखा हमारा किसान कैसा है, परंपरागत तरीके से खेती कर रहा है, खाद्यान्न फसलों को उगा रहा है। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत में कृषि का व्यवसायीकरण किया। इसका किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जहाँ सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा और राजनीतिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों के शासन के दौरान 19वीं सेंचुरी में कृषि का व्यवसायीकरण शुरू हुआ, जिसमें किसानों को खाद्यान्न फसलों के बजाय नकदी फसलों को उगाने की बात की गई, जैसे जूट, कपास, नील, गन्ना, तंबाकू आदि। तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के इंट्रो की। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रभाव भारत के किसानों पर क्या पड़ा। तो सबसे पहले आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो जब खाद्यान्न फसलों को आप नहीं उगाओगे, कि सिर्फ व्यापारिक फसलों को उगाओगे, तो भोजन की कमी हो जाएगी, अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो खाद्यान्न फसलों की बजाय नकदी फसलों की खेती शुरू हुई, जिसकी वजह से खाद्यान्न जो सुरक्षा है वो कमजोर हो गई, क्योंकि अब खाद्यान्न फसलों की जगह व्यापारिक फसलों ने ले ली थी। यानी कि जहाँ पर पहले गेहूँ चावल उगाए जा रहे थे, अब वहाँ पर जूट की खेती की जा रही है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर भोजन की कमी हो गई, अकाल जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। 1866 का उड़ीसा का अकाल कौन भूल सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, लाखों लोग मारे गए थे। तो अंग्रेजों ने जो व्यवसायीकरण शुरू किया खेती का, उसका पहला प्रभाव जो पड़ा उससे भोजन की कमी हो गई और अकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। दूसरा प्रभाव जो पड़ा किसानों पर, ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। यानी कि जो किसान हैं लगातार कर्ज के जाल में फंसते ही चले गए। क्यों? क्योंकि जब आप नकदी फसलों को उगाते हो तो महंगे बीज लेने पड़ते हैं, मशीन की जरूरत पड़ती है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसके लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए। किसानों के पास वो पूंजी होती नहीं थी, तो किसान क्या करते थे? कर्जा लेते थे। किससे कर्जा लेते थे? महाजनों से, साहूकारों से। अब ये महाजन साहूकार किसान की स्थिति का फायदा उठाते थे और उसे ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए मजबूर करते थे, जिसकी वजह से किसान कर्ज के जाल में फंस जाता था और फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में ही डूबी रहती थी। किसानों की आय पर भी नियंत्रण रख रखा था। तो देखो किसान फसल का उपयोग घरेलू बचत के लिए भी करते थे पहले, लेकिन अब क्या होने लगा, व्यापारी और बिचौलियों के बीच में फंसकर जो किसान है उनका शोषण होने लगा, और व्यापारी और जो बिचौलिए हैं ये फायदा उठाने लगे। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता ही नहीं था, सारा पैसा दलाली में ही चला जाता था। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, गरीब किसान गरीब हो गए और अमीर किसान अमीर हो गए। लगातार घाटे की स्थिति रही, गरीब किसानों का जीवन स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था। कई किसान अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए गए और उन्हें बेचारों को मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा। कृषि के व्यवसायीकरण की वजह से किसानों में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ किसान तो संपन्न हुए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में किसानों के अपने हाथ से ज़मीन भी चली गई जो छोटे किसान थे, और अब वो बेचारे मजदूर बनकर रह गए हैं। जो हमारी जो लोकल ट्रेडिशन थे, यानी कि स्थानीय जो परंपराएं थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई।
क्योंकि जो पहले सहकारी खेती की जाती थी, सामुदायिक खेती की जाती थी, ये सब खत्म हो गया। नकदी फसलों ने सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक खेती को बढ़ावा दिया। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? जनता की भी ना सहने की एक क्षमता होती है, किसानों की भी सहने की एक क्षमता थी। अब किसान की जो सहन क्षमता है वो खत्म हो चुकी थी। अब किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो अगर आप अंग्रेजी इतिहास को पढ़ते हो तो उसमें आपको सैकड़ों विद्रोह ऐसे मिल जाएंगे जो किसानों ने किया था। जैसे एक फेमस विद्रोह है नील विद्रोह, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। तो किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे किसान क्या हो गए, जमींदारों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इसके अलावा बहुत सारे किसान आंदोलन चले हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जागरूकता पैदा करना था और किसानों की स्थितियों को अच्छा करना था। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक लूट ली। वो सिर्फ और सिर्फ कृषि का व्यवसायीकरण इसलिए करना चाहते थे ताकि भारत से कच्चे माल ले जाया जाए और ब्रिटेन से बना हुआ सामान जो है वो भारत में बेचा जाए। पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखो हर एक चीज़ इन्वेस्टमेंट मांगती है। अगर आप किसी चीज़ से केवल और केवल सोचो कि एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ से पैसा कमाते जाओगे, तो ऐसा नहीं है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो एक अंग्रेज थे, इन्होंने नकदी फसलों की खेती को तो खूब बढ़ावा दिया, लेकिन भूमि की गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया। जमीन को जो खाद पानी चाहिए था उस पर ध्यान नहीं दिया, सिंचाई की सुविधाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि मिट्टी का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बेकार हो गया और मिट्टी धीरे धीरे करके क्या हो गई, अनुपजाऊ हो गई। नकदी फसलों को पानी की ज़्यादा जरूरत थी, लेकिन सिंचाई की मांग जो बढ़ रही थी वो पूरी नहीं कर रहे थे अंग्रेज, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट चाहते थे और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो कृषि के व्यवसायीकरण ने भारतीय किसानों के जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। ये प्रणाली ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उपकरण थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत की कृषि व्यवस्था को ब्रिटेन के हिसाब से बनाना है। जिन चीज़ों की डिमांड ब्रिटिश उद्योगों को होगी उसकी पूर्ति भारत से की जाएगी। इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ धनी साहूकारों को मिला, बिचौलियों को मिला, अंग्रेजों को मिला, जबकि भारतीय किसान बेचारा गरीबी, ऋणग्रस्तता और सामाजिक उथल पुथल का ही सामना करता रहा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कृषि के व्यवसायीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर आप इसमें और ज़्यादा डाटा लिखना चाहते हो तो भाई चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, वरना इतना आंसर मोर देन इनफ है, क्योंकि 400 वर्डों में आपको आंसर लिखना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और लिखना चाहिए तो चैप्टर नंबर 9 को आप पढ़ लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कृषि का व्यवसायीकरण का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बता दोगे? तो सबसे पहले तो यही बता देना कृषि का व्यवसायीकरण क्या होता है। तो आप बता देना कृषि के व्यवसायीकरण में नकदी फसलों को उगाया जाता है, जैसे जूट, कपास, नील, गन्ना, तंबाकू, और इसके लिए ज़्यादा लागत लगती है। इसकी वजह से खाद्यान्न फसलों की कमी हो जाती है, किसान कर्ज के जाल में डूब गया। हालांकि ऐसा आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। अगर आज के टाइम पे कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है तो उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है किसानों को, लेकिन उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था। आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस किताब का, जो बारंबार आता है कि 1857 के महान विद्रोह के कारणों पर चर्चा कीजिए। आप सभी को पता है 1857 में भारत में विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह में रानी झांसी की भूमिका को कौन ही भूल सकता है। आप सबने सुना होगा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमले सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो सन 57 था जिसमें चमक उठी थी वो तलवार, वो सन 57 यही था, 1857। तो 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, पहला सिपाही विद्रोह कहा जाता है, और 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन कोई विद्रोह रातों रात तो यूं ही नहीं हो जाता, उसके पीछे बहुत सारे कारणों की एक श्रृंखला होती है, और इस विद्रोह के पीछे भी कई सारे कारण थे। उन कारणों की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका बनता है चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर का नाम ही है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इस विद्रोह का सबसे पहला जो था वो राजनीतिक कारण था, और राजनीतिक कारणों में था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था ये बहुत ही खतरनाक वायसराय था। इसने क्या करा, भारतीय रियासतों को हड़पने के लिए एक नई पॉलिसी चलाई, और इसने ये कहा कि भाई जिन भी राजाओं के पास अपनी संतान नहीं होगी, उन राजाओं के जाने के बाद उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा। यानी कि बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इससे भारतीय रियासतें असंतुष्ट हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों चाहे सतारा, इसके प्रमुख उदाहरण थे जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी लैप्स की नीति का शिकार बनाया और ब्रिटिश शासन में मिलाने पर जोर दिया। तो सबसे पहला कारण यही था कि बहुत सारे राजा ऐसे होते थे, उनके अगर संतान नहीं होती थी तो वो गोद ले लेते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जो नया नियम बनाया उसमें ये कह दिया कि जिन भी राजाओं की अब संतान नहीं होगी, उनके जो गोद लिए हुए बच्चे हैं वो उनको राज्य नहीं मिलेगा, वो राज्य ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, जैसे कि सतारा और झांसी। इसके अलावा दूसरा राजनीतिक कारण ये था
कि भारतीय शासकों का बड़े पैमाने पर अपमान किया जाता था, सहायक संधि लागू कर दी जाती थी और राजाओं को पंगु बना दिया जाता था। कई राजाओं और नवाबों को सत्ता से हटा दिया गया था, उन्हें अपमानित किया गया था। जैसे अवध के राजा नवाब वाजिद अली शाह के बारे में पढ़ोगे तो ये जनता में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें वहाँ से हटा दिया था और ये उस समय के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या होते हैं वो सुनिए। देखिए, जनता को अगर आप सुबह शाम खाना दे रहे हैं और धर्म की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो जनता कभी भी आपका विरोध नहीं करेगी। लेकिन जैसी जनता को आपने धर्म से हटाया, यह कोशिश करी कि आप किसी के धार्मिक जो प्रतीक है उसमें बदलाव करोगे, किसी के धर्म में परिवर्तन करोगे, तो भैया जनता विरोध करेगी ही करेगी। आप ये मान के चलो 2025 में लोग इतने कट्टर हैं तो 1857 में कितने कट्टर होंगे। अब अंग्रेज जब आए तो इन्होंने ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया। इन्होंने सोचा कि भारत के बोले भाले लोगों को क्रिश्चियनिटी में ढाल देंगे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे, जबरदस्ती धर्मांतरण करवा देंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों को क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई स्थानों पर ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन तो किया, सरकारी चर्च खोले गए और सरकार इन चर्च को अपने खर्चे से चलाने लगी। कई जगह मिशनरी को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की गई। ऐसे में भारतीय लोगों को लगने लगा ये जो अंग्रेज हैं ये ईसाइयत को फैलाना चाहते हैं और उनके धर्म पर ही हमला हो रहा है। तो सामाजिक कारण ये था, धार्मिक हस्तक्षेप हुआ। अंग्रेजों ने क्या करा, ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया, गिरजाघरों की स्थापना करी। ऐसे में भारतीयों को लगने लगा कि यार ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे हैं और हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, निम्न स्तर पर ले आ रहे हैं, ये हमारे धर्म पर हमला है। और ऐसे में क्या हुआ, बस जनता को चिंगारी की जरूरत थी और जनता इस विद्रोह में शामिल हो गई। अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे उन्होंने सती प्रथा के लिए नियम बनाया, बाल विवाह के लिए नियम बनाया, जाति प्रथा के लिए नियम बनाया। अब अंग्रेज ही तो ये सामाजिक सुधार कर रहे थे, लेकिन भारतीय लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारी संस्कृति पर हमला है। जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय धर्म है, ये तो उसमें चेंज लाने की बात कर रहे हैं। और इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और ये बात सही भी है, आप किसी भी धर्म में जागरूकता लेकर आना चाहोगे ना, जो उसकी कुरीतियाँ उसे खत्म करना चाहोगे, तो लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, चाहे वो कितनी अच्छी प्रथा क्यों ना हो। तीसरा था आर्थिक कारण। अब देखो भाई, 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण यह था कि किसानों का शोषण दबाकर किया गया था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा। अंग्रेजी सरकार ने कृषि व्यवस्था को सुधारने के नाम पर कई कानून पास किए, जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अन्य क्षेत्रों में लागू किया। अब इन बंदोबस्त का फायदा किसानों को तो मिला नहीं, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ किसको मिला, अंग्रेजों को। किसान की स्थिति बद से बदतर हो गई और उन लोगों को लगने लगा कि हमारी इस बदतर स्थिति का कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है, अंग्रेज हैं। तो 1857 के विद्रोह का पहला कारण क्या है? 1857 के विद्रोह का पहला कारण है राजनीतिक कारण, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति है और भारतीय शासकों का जो अपमान है वो है। दूसरा धार्मिक कारण है कि ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में भारतीय लोगों को लग रहा है कि भाई सरकार हमारे धर्म पर हमला कर रही है। तीसरा आर्थिक कारण है, बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण किया गया, कारीगरों को बर्बाद किया गया और जमींदारों की नाराजगी हो गई थी, और इसलिए किसान, जमींदार और कारीगर इस विद्रोह में शामिल हो गए। अब मेन कारण है सैनिक कारण, क्योंकि ये विद्रोह जो हुआ था वो सेना से ही शुरू हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों से बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता था। भारतीय सिपाहियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, इन्हें निम्न स्तर के पद दिए जाते थे और जो इनकी तनख्वाह थी वो भी बहुत कम थी। तो भारतीय सिपाहियों को वेतन भी कम दिया जाता था, प्रमोशन भी नहीं होता था, विदेश जाने से रोक जैसी नीतियों से असंतोष था। अब उसी दौरान एक नया कारतूस आया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल कारतूस। अफवाह ये फैली कि इस राइफल पर जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब ऐसे में जो हिंदू थे, आपको पता है उनके लिए गाय पवित्रता का प्रतीक है, जबकि मुस्लिम जो हैं वो सुअर से चिढ़ते हैं। तो ऐसे में एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था, ये माना गया इस राइफल के कारतूस में गाय की जो है चर्बी लगी हुई है और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और ऐसे में अफवाह ये फैली कि अंग्रेज जो है वो हिंदू और मुसलमानों दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और ऐसे में भैया सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इन कारतूसों को नहीं छीलेंगे, और शुरुआत हो जाती है सिपाही विद्रोह से। तत्कालिक कारण क्या था? मंगल पांडे का नाम आपने सुना ही होगा। 29 मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी थी। सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई, ऐसा माना जाता है। लेकिन रियल में जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से शुरू हुआ। तो 10 मई 1857 का दिन था और दिन था उस दिन रविवार। मेरठ की छावनी से विद्रोह शुरू हुआ और देखते देखते भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलता चला गया। विद्रोही कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में उस समय जो राजा था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय से लोगों ने कहा कि आप इस विद्रोह को लीडरशिप प्रदान करो, वरना हम विद्रोह से तहस नहस कर देंगे। बहादुर शाह जफर जो कि बूढ़ा सम्राट था, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसने जनता को समर्थन दे दिया। विद्रोह जो 31 मई को शुरू होने वाला था वो विद्रोह 10 मई को ही शुरू हो गया
और फिर 1857 के विद्रोह ने देखते देखते बहुत बड़े हिस्से को भारत के अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस प्रकार से 1857 का विद्रोह किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ था। इसमें राजनीतिक अन्याय भी था, आर्थिक शोषण भी था, धार्मिक आक्रमण भी था और सेना का असंतोष भी था, जिसके परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में, इस विद्रोह में सिपाही भी शामिल हुए, किसान भी शामिल हुए, कारीगर भी शामिल हुए और राजा महाराजा भी शामिल हुए। तो इस प्रकार से 1857 का विद्रोह का क्षेत्र बड़ा व्यापक था। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक 1857 के विद्रोह के कारण बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 का विद्रोह जब इतना तगड़ा था तो ये सफल क्यों नहीं हुआ, इसके कारण बताओ। तो इन दो में से एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में। हमने यहाँ एक क्वेश्चन को डिस्कस किया, दूसरा आप देख लेना भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अंग्रेजों के आने से पहले पश्चिमी और दक्षिणी भारत में सामाजिक भेदभाव के विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। अब जो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12 से कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले भारत में क्या सामाजिक भेदभाव होते थे। तो चैप्टर नंबर 12 से यही एक क्वेश्चन आता है जब भी पेपर में आता है। तो देखो, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले चाहे पश्चिमी भारत हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, कोई भी भारत हो, हर जगह ना सामाजिक भेदभाव थे। और ये भेदभाव किसके आधार पर थे? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और अमीर गरीब के आधार पर ये भेदभाव थे। तो जब आप पश्चिमी भारत की बात करोगे, चाहे दक्षिणी भारत या पूरे भारत की बात करोगे, आपको पता है जाति व्यवस्था हर जगह थी और आज भी है, जातिगत भेदभाव हैं बड़े पैमाने पर। पश्चिमी भारत की बात करोगे तो हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्रों में जाति आधारित भेदभाव बहुत ही गहरा था, जहाँ निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं दिया जाता था। और आपको सभी को पता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करी थी? महार से शुरुआत करी थी, जहाँ उन्होंने तालाब में पानी पीकर जो है आंदोलन की शुरुआत करी। तो आपको पता चलता है कि इससे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो आज डेवलप्ड एरिया हैं, उस समय यहाँ पर भी जाति व्यवस्था बहुत गहरी थी। निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं देते थे। उदाहरण के लिए 1784 की बात है, महाराष्ट्र की सरकार ने एक कानून बनाया कि वहाँ पर एक जगह है पंढरपुर, तो वहाँ का जो पवित्र स्थान है उस पर पूजा से संबंधित कुछ नियम बनाए गए। नियम ये बनाए गए कि अछूत जो लोग हैं वो मुख्य मंदिर के पास बने उनके ही कार्यस्थल तक जाने की उन्हें अनुमति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एरिया ना बहुत ज़्यादा पतला था, तो ये संकरा एरिया था। तो ऐसे में जो बंदे हैं वो एक दूसरे से सटकर चलते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जो ब्राह्मण थे या अन्य जो क्षेत्र क्षत्रिय वगैरह थे, वैश्य वगैरह थे और शूद्र जो थे, इनसे मिल जाते। तो ऐसे में इन लोगों को इससे उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने क्या करा, इस वाले एरिया पर इन लोगों को जाने के लिए ही क्या कर दिया, बैन लगा दिया, जिससे पता चलता है कि कितनी तगड़ी जाति प्रथा थी। तो एक एग्जाम्पल लिख के अपने क्वेश्चन को जरूर पुष्ट करना कि 1785 की बात है, महाराष्ट्र में एक जगह थी पंढरपुर, यहाँ पर एक पवित्र स्थान था पूजा से रिलेटेड। वहाँ पर एक नियम बनाया गया कि भाई जो अछूत जाति के लोग हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब दक्षिण भारत में भी जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। ब्राह्मणीय धर्म का यहाँ प्रभाव था और ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति मिली हुई थी। निचली जाति जैसे पल्लार, पेरियार, इन सबको समाज के हाशिए पर रखा गया था। इन्हें अपमानजनक कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता था और अछूत जैसी प्रथा दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से प्रचलित थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप जाति व्यवस्था के बारे में बता दोगे। दूसरा आप बताओगे धार्मिक भेदभाव के बारे में, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है भारत में, फिर किसके आधार पर होता है? धर्म के आधार पर। तो जब आप पश्चिम भारत की बात करोगे तो जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्राचीन काल में इनकी स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या हो गई कम। फिर ये हिंदू समाज द्वारा हाशिए पर आए, इस्लामी आक्रमण हुआ और सूफीवाद ने बड़े पैमाने पर इन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और धार्मिक भेदभाव यहाँ पर लगातार जारी रहा। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध धर्म के बीच में आपस में संघर्ष चलता रहा पश्चिमी भारत में। दक्षिणी भारत में जाओगे तो आप शैववाद और वैष्णववाद के बीच में संघर्ष चला। शैव लोग वो थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, माफ़ कीजिएगा, शैव लोग वो थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे और वैष्णव लोग वो थे जो भगवान विष्णु की पूजा उनके अवतारों में करते थे। तो इनके बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता था। निचली जातियों के लोगों को हिंदू धर्म के मुख्य धार्मिक अनुष्ठानों से बाहर रखा जाता था। अब हम लैंगिक भेदभाव की बात करेंगे। स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं। हालांकि आज के टाइम पर लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव होता है उसे हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं। उसमें स्त्री, पुरुष और सभी लोग बाकी भी शामिल होते हैं। अब अगर आप पश्चिमी भारत की बात करोगे तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत निम्न थी। बाल विवाह जैसी समस्याएं थी, विधवा पुनर्विवाह का कोई भी यूज ही नहीं था, यानी कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। सती प्रथा जैसी जो प्रथाएं वो प्रचलित थीं। महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था, उन्हें केवल घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखा गया था। तो महिलाओं की स्थिति आप सोचिए 2025 में इतनी हाशिए पर है, तो 1857 में कितनी ही बुरी रही होगी। दक्षिण भारत की बात करोगे तो दक्षिण भारत में भी महिलाओं की स्थिति भेदभावपूर्ण थी। कुछ स्थानों में जैसे केरल वगैरह की अगर बात करोगे तो वहाँ पर मैट्रियार्की सिस्टम था, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। मातृसत्तात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि माता के नाम को अपने नाम के पीछे लगाया जाएगा। लेकिन निचली जातियों की महिलाओं को मंदिर में देवदासी प्रथा जैसी प्रथाओं का सामना करना पड़ता था। देवदासी प्रथा में क्या होता था
कि जब बच्ची पैदा होती थी तो उसे ये माना जाता था कि ये पुरुषों के मनोरंजन के लिए है। तो इस प्रकार की प्रथाएं भी भारत में रही हैं। इसके अलावा आर्थिक भेदभाव भी होता था, जमींदारी प्रथा थी, किसानों और मजदूरों को बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता था। दक्षिण भारत में भी सेम ऐसी था। तो आप देखोगे तो जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, वो चाहे पश्चिमी भारत हो चाहे दक्षिणी भारत हो, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर उसने दे दिया कि भाई ये बताओ कि अंग्रेजों के आने से पहले पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में सामाजिक भेदभाव क्या था। तो इसके जगह वो कुछ भी लिखें, सामाजिक भेदभाव हमेशा यही होगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर तो भेदभाव होगा ही होगा। तो क्योंकि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी पहले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली व्यवस्था, जिसमें शूद्रों को सबसे निम्न स्थान पर रखा गया था। महिला और पुरुष में भेदभाव हमेशा से होता ही होता आया है, और अमीर और गरीब का भेदभाव होता ही आया है, जिसमें अमीरों ने लगातार गरीबों का शोषण किया है। तो ये कोई सा भी क्वेश्चन है, इसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो ये है कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में विऔद्योगीकरण कैसे हुआ। ये क्वेश्चन तो भाई पेपर में आना ही आना है, ये मान के चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 से है ये क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई, उन पॉलिसी की वजह से भारत में विऔद्योगीकरण कैसे हुआ। तो पहले हम यही समझ लेते हैं भैया विऔद्योगीकरण क्या है। तो विऔद्योगीकरण का मतलब यह है कि किसी एक देश की औद्योगिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से निम्न स्तर पर आ जाए, तो हम बोलेंगे विऔद्योगीकरण। तो अगर आप औद्योगिकरण कहोगे तो मतलब यह है कि देश में इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन जब आप विऔद्योगीकरण कहोगे तो आप ये मान के चलो कि देश में जो औद्योगिक व्यवस्था है वो निम्न स्तर की ओर जा रही है, जो उद्योग धंधे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय भारत के जो उद्योग थे वो फल फूल रहे थे, जो हमारे यहाँ की हस्तशिल्प कलाएँ थी वो पूरी दुनिया में फेमस थी। लेकिन अंग्रेजों ने जब पॉलिसी बनानी शुरू करी हमारे यहाँ आकर, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए नीतियाँ बनाई, जिसकी वजह से जो भारत के उद्योग हैं, हस्तशिल्प कलाएँ हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसी चीज़ को भारत में विऔद्योगीकरण या अनौद्योगीकरण कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जिससे अंग्रेजी शासन को ही फायदा मिले, जिसकी वजह से भारत के जो पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, इनका पतन हो गया। ये उद्योगों का धीरे धीरे क्या हो गया, ये नष्ट हो गए। जहाँ हाथ से जो कारीगरी होती थी वो धीरे धीरे करके बंद हो गई, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई और हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के उपनिवेश बनकर रह गए। और ये सब हुआ किसकी वजह से, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की वजह से, जिसके परिणामस्वरूप जो पहले आत्मनिर्भर भारत था उसने अपनी आत्मनिर्भरता को खो दिया और धीरे धीरे करके वो कच्चे माल की सप्लाई वाला देश बन गया और निर्मित सामानों का आयातक बन गया। यानी कि यहाँ से बड़े पैमाने पर कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, लोहा, कोयला, कपास, जूट ब्रिटेन भेजे जाते थे और वहाँ से तैयार सामान भारत के बाज़ारों में बेचा जाता था। इस प्रकार से भारत का लगातार आर्थिक शोषण जारी रहा। आखिर किन नीतियों के कारण भारत का विऔद्योगीकरण हुआ, अब उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। अब इंग्लैंड में जब मशीनें लगने लगी तो मशीनों से सामान ज़्यादा बनने लगा। अब मशीनों से सामान जब ज़्यादा बनने लगा तो कच्चे माल की जरूरत पड़ने लगी। देखो, जब हाथ से सामान बनता है तो रॉ मटेरियल भी कम चाहिए होता है, जब मशीनों से सामान बनेगा तो अंधाधुंध सामान बनेगा, तो इसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरी बात, मशीनों से सामान ज़्यादा बनेगा, अब सामान बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। अब अंग्रेजों ने क्या करा, भारत में एक बड़े बाजार को देखा कि इंग्लैंड में बना हुआ सामान भारत के बाजारों में बेचा जा सकता है, और भारत में कच्चे माल को भी देखा कि कच्चा माल यहाँ से ले जाया जा सकता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसकी वजह से कपड़ा उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फैक्ट्रियों में मशीनों का उपयोग बढ़ गया। ब्रिटेन से बने हुए जो सामान है वो भारत में बाजार में बेचे जाने लगे, जिसकी वजह से जो भारत के जो उद्योग थे वो बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि भारत में जो सूती कपड़ा बनता था वो हाथों से बनता था, इसलिए ये महंगा होता था। अंग्रेज जो थे वो मशीनों में कपड़ा बनाते थे, ज़्यादा क्वांटिटी बनती थी, जिसकी वजह से वो सस्ता था। तो ऐसे में जो भारतीय उद्योग हैं वो अंग्रेजी कपड़े का मुकाबला कर ही नहीं पाए और धीरे धीरे करके भारत के जो उद्योग हैं वो नष्ट हो गए। दूसरी बात यह है कि भारतीय उत्पादों पर इन्होंने टैक्स बहुत लगाया। तो भारत का जो सामान था उस पर टैक्स लगाया और जो ब्रिटेन का सामान था उस पर टैक्स ही नहीं लगाया, जिसकी वजह से भारत का सामान अपने घर में महंगे हो गया और ब्रिटेन का सामान अपने घर में दूसरे घर में सस्ता हो गया। तो भारत से जो तैयार वस्तुएं होती थी, अन्य उत्पाद होते थे, इसमें ब्रिटेन में निर्यात पर भारी टैक्स लगाया जाता था और ये सामान जब टैक्स लगता था तो महंगे हो जाते थे। इससे भारत की जो हस्तशिल्प नीति है उसकी निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। भारत से बड़े पैमाने पर कच्चे माल को लूटा गया, कपास और जूट का बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया। ये कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और फिर वहीं से कपड़े तैयार करके भारत में बेचे जाते थे। जो भारत के पारंपरिक उद्योग थे जैसे कपड़ा उद्योग, धातु कर्म उद्योग, धातु गलाने का उद्योग होता है ये, कुटीर उद्योग जो घरों में उद्योग चटाई वगैरह बनाई जाती है, इन सबको सरकार ने कोई सब्सिडी नहीं दी, कोई भी संरक्षण नहीं दिया। इन्होंने उन उद्योगों में सरकार ने किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी देश की सरकार उद्योगों को बढ़ावा ना दे, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उस पर इन्वेस्टमेंट ना करे,
तो फिर इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेंगी? बिना सरकार के संरक्षण के तो उद्योग विकास कर ही नहीं सकते, क्योंकि औद्योगिक प्रणाली को लगाने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर कि भारतीय कपड़ों के आयात को कम करने के लिए अंग्रेजों ने पता क्या करा, 1720 तक आते आते जो ब्रिटिश कपड़ा निर्माता थे उनके दबाव की वजह से इन्होंने भारतीय रेशम और रंगीन छपाई वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि भारत के रेशम की जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी ब्रिटिश मार्केट में, रंगीन छपाई वाले कपड़ों की बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी, इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और जो मलमल का कपड़ा था, जिसकी जो आज ही पूरी दुनिया में फेमस है भारत का मलमल, और अन्य भारतीय जो सूती कपड़े हैं, इन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए। तो इससे देखते देखते यानी कि सरकार ने क्या करा, भेदभाव वाली नीति अपनाई। भारत के सामानों पर तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया और अपने सामानों पर टैक्स नहीं लगाया। तो इस भेदभाव नीतियों का शिकार हमारे उद्योग हो गए और धीरे धीरे करके हमारी औद्योगिक व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसके अलावा सरकार ने कई सारे बंदोबस्त लगाए, लेकिन इन बंदोबस्तों का जो फायदा है किसानों को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दलालों को मिला। अगली बात कर रहे हैं, देखो किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर रेलवे नहीं होगा तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया जाएगा, बंदरगाह नहीं होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होंगे तो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाएगा। अंग्रेजों ने लेकिन बंदरगाहों का भी विकास किया, रेलवे का भी विकास किया, कम्युनिकेशन साधनों का भी विकास किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हित में। इसका कोई भी भारतीय हित नहीं था। भारत के जो कारीगर थे, भारत के जो बुनकर थे, उनका बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। उनकी जो मेहनत होती थी उसका उचित मूल्य उन्हें नहीं दिया जाता था। उनके सामान को औने पौने दामों पर खरीद लिया जाता था और फिर उन्हें महंगे दामों पर यूरोप में बेचा जाता था। भारत में जो ये विऔद्योगिकरण हुआ, इसके परिणाम क्या रहे? भारत के जो पारंपरिक उद्योग है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। जैसे बंगाल का सूती वस्त्र उद्योग, दक्षिण भारत का जो सिल्क उद्योग है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ग्रामीण कृषि, यानी कि जब उद्योग खत्म होंगे तो उसमें रहने वाले जो काम करने वाले कारीगर हैं वो क्या करेंगे बेचारे? अब वो कारीगर गांव में जाकर खेती बाड़ी पे मेहनत करेंगे। अब जब गांव में सारे किसान अगर पहुंच जाएंगे तो ज़मीन पर दबाव बढ़ेगा, ज़मीन पर दबाव बढ़ेगा तो उत्पादकता भी कम हो जाएगी और भारत एक उपनिवेश बनकर रह जाएगा। गरीबी बेरोजगारी दबाकर बढ़ेगी और संस्कृति और सामाजिक दबाव पड़ने लग जाएगा। ये सब भारत में उद्योग के अनौद्योगिकरण का परिणाम है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देने में सक्षम हैं। मैं मान के चल रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम का टाइम है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं कि आपने बुक पूरी नहीं करवाई। देखो बुक में 15 चैप्टर हैं, एक चैप्टर कम से कम 2 से 3 वीडियो में कवर होता है अगर सही से पढ़ाया जाए। 45 से 50 वीडियो बनते हैं अगर 15 चैप्टर की वीडियो बनाऊँ। तो इतना रेस्पॉन्स देखो बच्चों का आ नहीं पाता है, तो हम कहाँ से फिर इतनी सारी मेहनत कर पाएँ? क्योंकि मेहनत करने का मज़ा तो जब भी आता है ना सामने से रेस्पॉन्स आए। अब पेपर से एक दिन पहले हम लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें तो क्वेश्चन आंसर ही हो पाएगा ना, सारे चैप्टर की वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाएगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के अंतिम भाग में, जहाँ हम 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।